Assalamu alaikum everyone and a very good evening. I am Iman Nizam, a recent graduate from National Institute of Psychology, Qaid Azam University, Islamabad. I have served as an intern at HMC Peshawar, ANF Islamabad and HR's Foundation, currently serving as RPC Global Host and a community outreach worker at Young Hands, Pakistan. Undoubtedly, Royal Psychologist Community is a global organization and is working for the betterment of the society and awareness of psychology in Pakistan. This internationally certified organization is working around the globe and offering certified online courses in clinical psychology, child psychology, psychological testing, NLP, CBT, and SLP, to name a few. New trends and updated skills are always on this organization's target. Moving ahead, today's session of Psychology Professional Training Program will enable you to understand the training outlines and its implication. Our esteemed trainer for today, Ms. Iman Fatma, a certified hypnotherapist, NLP and meditation practitioner, a relationship counselor. She has done her diploma in homeopathic and medical science, also done ADCP, serving as a trainer at RPC Global, clinical psychologist at RPC Neuro Rehabilitation Center, online patient consultant at RPC Online Clinic. So, without any further ado, let's embark on this learning journey together. Thank you, Ms. Iman Fatma, for being here with us today. Please begin this informative session. Thank you so much, Iman. Thank you overall. फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जानते हैं कि मेरा नाम क्या है। एमन ने हमें इंट्रोड्यूस करवा दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल काइंडली आप मुझे ये बताइएगा आप लोगों का मुझे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन चाहिए कि हमारे साथ इस ट्रेनिंग में कौन कौन है। आई मीन टू से कि हमारे साथ प्रोफेशनल्स अवेलेबल हैं और ट्रेनर्स अवेलेबल हैं और स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं। काइंडली फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स जो हैं वो हैंड रेज कर लें ताकि मुझे आइडिया हो जाए। ओके, नेक्स्ट हमारे साथ जो ट्रेनर्स हैं काइंडली वो हैंड रेज कर लें ताकि मुझे उनका आइडिया हो जाए। ओके, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमें एमन ने इंट्रोड्यूस करवा ही दिया है, लेकिन थोड़ा सा मैं भी आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जो कि मैंने प्रोफेशनल ट्रेनिंग स्टार्ट की है, बेसिकली जो मैंने प्रैक्टिस की थी वो 3 इयर्स का मेरे पे एक्सपीरियंस है। ठीक है, 3 इयर्स के एक्सपीरियंस के साथ मैंने प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स एंड प्रैक्टिस को कंप्लीट किया था, जो कि आज मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ, ताकि मजीद जितने भी हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं, ट्रेनर्स हैं जो कि ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं या फिजिकल वर्क कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों की प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी लाइफ का। आप लोगों ने एमफिल, एमएस और फर्दर जितनी भी स्टडीज की होती है, वहां पे आपको बुकिश नॉलेज दिया जाता है। बेसिकली आपको बुक्स के अकॉर्डिंगली या नोट्स के अकॉर्डिंगली पढ़ाया जाता है किसी भी यूनिवर्सिटीज एक्सेट्रा इन जगहों पर, यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट में। लेकिन मेन चीज आती है जब हम अपना फर्स्ट टाइम किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं, इंटर्नशिप करते हैं या प्रैक्टिस में अपना फर्स्ट अपने आप को लेकर जाते हैं, तो उस टाइम हमें जो चीजें मिलती हैं, जो चीजें हमारे सामने आती हैं, तो उस टाइम हम देखते हैं कि यार ये क्या है, ये कहाँ से आ गया। क्योंकि उस टाइम हमें रियलिटी बेस्ड क्लाइंट्स दिख रहे होते हैं, रियलिटी बेस हम लोगों को देख रहे होते हैं कि अच्छा ऐसे क्लाइंट्स आते हैं, ऐसे पेशेंट्स आते हैं, इनको डील करना पड़ता है कैसे। उस टाइम हमारे पास डीएसएम और इनके भी सिम्टम्स जो हैं वो काफी हद तक हमारे पास मैच नहीं कर रहे होते। सो मेन रीजंस क्या आते हैं कि हमारे पास प्रैक्टिस नहीं होती, हमें ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला होता जहां पे हम अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर सकें और फर्दर इसको लेकर चलें। लेकिन हमें क्या कहा जाता है कि आपकी 2 मंथ्स की इंटर्नशिप है, आपकी 3 मंथ्स की इंटर्नशिप है, आप जाकर किसी भी हॉस्पिटल में करें। और जब हम किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं, अपनी इंटर्नशिप वगैरह करते हैं या प्रैक्टिस बेस पे जाते हैं, तो वहां पर वो लोग आपसे कहते हैं कि ये परफॉर्मा है, काइंडली आप अपने क्लाइंट से जाके फिलअप करवा लें।
उस टाइम पे हम जाते हैं, हमें बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है। मैं स्टूडेंट्स की थोड़ी सी नॉलेज जो है उस टाइम की बता रही हूँ, एक एक्सपीरियंस बता रही हूँ आप लोगों का, कि हम जब स्टूडेंट्स होते हैं, जब हमें जाते हैं तो हमें आते ही फॉरन क्लाइंट दे दिए जाए या हमें देखा जाए अच्छा ये परफॉर्मा है, ओके देन हमें इसको जाके कंप्लीट करवाना है अपने पेशेंट से, और फर्स्ट टाइम पेशेंट से इंटरेक्शन हो रहा है, दैट्स मीन ये तो बहुत ही अच्छा सा मोमेंट फील होता है। और फर्स्ट टाइम हमें ऐसा लगता है कि यार ओके ये था मेरा 16 या 18 साल की स्टडी का एक मेन कह लें कि एज, या फिर मेरा फ्रूटफुल, ठीक है। लेकिन वहां पर हम हमें चीजें फिर भी समझाई नहीं जाती, हमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि हमें नहीं आइडिया होता कि इसके बिहाइंड द वे क्या रीजंस एंड क्या लॉजिक्स हो सकती हैं, ठीक है। तो मैं चाह रही हूँ कि खास तौर पे सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आरपीसी के, आरपीसी के प्लेटफॉर्म से मैं अपनी एक एक्सपीरियंस और कह लें कि एक प्रैक्टिस आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। इंशाल्लाह होपफुली हमारा ये जो सफर है बहुत ही अच्छा रहने वाला है। कुछ मेरे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं स्टूडेंट्स, वो ये हैं रूल्स के आपने टाइम से ज्वाइन करना है, जैसे माशाल्लाह से आज भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने टाइम से ही हमें ज्वाइन किया, ठीक है। इसके अलावा सेकंड और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि आप लोगों के पास डायरीज जरूर अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। रिकॉर्डिंग्स, लेक्चर्स और ये चीजें जो होती हैं ये शॉर्ट फॉर्म में होती हैं, तो इसको हम इतनी प्रेफर नहीं करेंगे। तो काइंडली आज तो आप लोगों को नहीं मालूम था, आप कोशिश करें कि कोई भी रफ पेज बॉल पेन अपने पास जरूर उठाकर रखें, ठीक है। इसके अलावा कल से इंशाल्लाह हमारी ट्रेनिंग वैसे स्टार्ट हो चुकी है, तो आप लोगों ने अपने पास एक प्यारी सी डायरी रखनी है। जो हमारे साथ फीमेल्स हैं वो इस डायरी की वैल्यू बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करती हैं, जो बॉयज हैं वो भी थोड़ा बहुत हाथ हिला लें इधर उधर से, ठीक है। होपफुली आप लोग डायरीज को अपने साथ रखोगे, और इंशाल्लाह जब ये आप कंप्लीट कर लोगे ट्रेनिंग को, तो एक बार जरूर आप मुझे याद करोगे कि मैम ने ऑब्वियसली हमें ये काम कहा था। थोड़ा सा खासतौर पे बॉयज को, क्योंकि वो वैसे ही उनके लिए मुश्किल होता है वर्क करना, तो डायरी तो वैसे ही वो रखते नहीं अपने पास, तो कोई भी रफ पेज अपने साथ रखे, ठीक है। और उसको काइंडली माइक ऑफ कर लीजिएगा अब्बास, थैंक यू बच्चा। अच्छा मेन चीज है कि आप लोगों के पास जब डायरी होती है तो वो कहीं भी नहीं जाती, ठीक है। डायरीज को आजकल लोग कोई खींच के भी नहीं लेके जाता, लेकिन सेल फोन को खुदा न खास्ता अल्लाह नहीं करे कोई भी स्नैच इजीली कर लेता है, ठीक है। सो दैट्स वाई मेन पार्ट क्या है आपकी लाइफ में, जो डायरीज हैं उसकी आजकल कोई खास वैल्यू नहीं है, तो आप उसको अपने पास रखो, कोई भी आपसे स्नैचिंग नहीं करके जाने वाला। और इन फ्यूचर जब इस प्रैक्टिस के पॉइंट्स को आप हाईलाइट करके लिखेंगे, और जब भी हम कहते हैं ना कि हम किसी भी चीज को लिखते हैं एज अ साइकोलॉजिस्ट, आप 70% अपने माइंड को कमांड दे चुके होते हैं, और वो चीज आपको कभी भी नहीं भूलती, ठीक है। ये छोटे से कुछ रूल्स हैं जो कि आप लोगों ने फॉलो करने हैं। इससे ये होता है मेन कि आप जब इन चीजों को फॉलो अप करते हैं तो वो ज्यादा आपको एक तो नॉलेज मिलती है, दूसरा पॉइंट्स को नहीं फॉरगेट करते, वरना हम सुन लेते हैं हम फिर अच्छा रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग्स में भी हम इतना खास कोई तवज्जो नहीं दे रहे होते, रिकॉर्डिंग चल रही होती है और साथ साथ हम कुछ ना कुछ एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं। बैक टू द टॉपिक, हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रैक्टिस को, ठीक है। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, आउटलाइन होपफुली आप सबसे शेयर हो चुकी होगी, जो आज का मेन टॉपिक है वो है साइकियाट्रिक हिस्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू परफॉर्म सॉरी हाउ टू टॉक अबाउट क्लाइंट्स, ठीक है। हम क्लाइंट से बात कैसे करें, हाउ टू ग्रैब द क्लाइंट्स, हमें नहीं आता। हमें अक्सर ऐसा होता है कि जी खास तौर पे फीमेल्स को जब भी वो ऑनलाइन सेशन लेने लगती हैं या ऑनलाइन क्लासेस लेने लगती मतलब किसी के पास जाती हैं, क्लाइंट्स के पास जाती हैं उनको, लेकिन उस टाइम पे वो थोड़ा सा क्या करती हैं, हेजिटेट होती हैं कि यार हम स्टार्ट कैसे करें, हमें स्टार्ट कैसे लेना है, क्लाइंट से बात कैसे करें। अब क्लाइंट जो है उसका मेंटल हेल्थ या उसका मेंटल स्टेट आप लोगों को नहीं मालूम होता कि वो किस तरह से आपसे बात करेगा या किस तरह से आपको रिएक्ट करेगा। वो माइट भी पॉसिबल उसका कोई हाई लेवल का प्रॉब्लम हो, सीरियस केस हो, लेकिन जब वो आपसे बात करेगा तो आपको बुरा भी लग सकता है, आपको पता ही नहीं है क्योंकि आप ट्रेन नहीं हो, आपको पता नहीं है क्लाइंट से हमने बात कैसे करनी है, ठीक है। सो
यस अवेलेबल। देखिए अभी बच्चे पूछ रहे हैं, बच्चे रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं, लेकिन मैं आप लोगों से यही कहूंगी कि आप लोग क्लास में लाइव ही रहिएगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग्स जो होगी वो 30 मिनट समथिंग की होगी, लेकिन जो लाइव होगा ऑब्वियसली वो 1 आवर का होगा, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपसे स्किप भी हो सकती है। तो काइंडली काइंडली आप सब लोगों से ये है कि लाजमी आप लोग लाइव ज्वाइन करें, ठीक है। रिकॉर्डिंग्स पर हरगिज नहीं रहिएगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग्स हमसे कहीं भी जा सकती हैं, कहीं भी गुम हो सकती हैं, डिलीट हो सकती हैं, फॉर्मेट हो सकता है, लेकिन जो चीजें आपने राइट डाउन करके लाइव सुना होगा वो चीज नहीं जाती। ओके, हम 15 मिनट के क्वेश्चंस का टाइम रखेंगे जरूर, ठीक है। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम अपने क्लाइंट से बात करते हैं तो हमारे फेस पे एक प्यारी सी स्माइल होनी चाहिए, ठीक है। इट्स रूल एज अ साइकोलॉजिस्ट, आपके फेस पर स्माइल होनी चाहिए, और जब भी आप अपने क्लाइंट से बात करें तो बहुत ही रिस्पेक्टफुली बात करें, ठीक है। कॉन्फिडेंटली, रिस्पेक्टफुली आपने उससे बात करनी है। रिस्पेक्टफुली उनका नेम पूछकर उनसे उन्हीं के नेम से बुलाना है। आपकी एज जो भी है, ऑपोजिट जेंडर है या आपका सेम जेंडर है, कोई भी है, आपने उसके नेम से उसको बुलाना है, ठीक है। और आपने जब उससे बात करनी है तो स्माइल होनी चाहिए आपके फेस पे। ऐसे नहीं होना चाहिए कि सारा दिन आप बहुत थक गए हैं, या आप घर से बहुत शदीद लड़कर आए हैं किसी से भी, और आकर आपने क्लाइंट को डील कर रहे हैं और क्लाइंट को कहना है हाँ जी बोलें क्या बात है, क्या काम है आपको, बताएं, अच्छा ये बताएं कि प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स क्या हैं, अच्छा ये बताएं क्या क्या सिम्टम्स आ, अच्छा ठीक है, ओके ओके चले जाए, मैं आपको ये दवाइयां लिख के दे रही हूँ, आके कल ले लीजिएगा या अपना बता दीजिएगा। ऐसे डील नहीं करना। हम एमबीबीएस डॉक्टर्स को भी देखते हैं ना, तो वो 15 मिनट में आपको फ्री कर देते हैं, 10 मिनट में, 15 मिनट में बहुत ज्यादा बता रही हूँ, 10 मिनट में वो आपको फ्री कर देंगे। चलें जी, फ्री हो गया, काम हो गया, ओके। लेकिन एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आपकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, घर में जैसा मर्जी आपका बिहेवियर हो, घर में जैसा मर्जी आपके साथ सलूक हो रहा है, जब आप अपनी एक चेयर पे आकर बैठे हैं, जब आप अपनी एक पोस्ट पे आके बैठे हैं, वहां पर आके आपने अपने क्लाइंट्स को कैसे डील करना है, कैसे उनको फेस करना है। आपके फेस पर प्यार से स्माइल लाजमी होनी चाहिए, ये भी नहीं कि बस जबरदस्ती आपको हंसाया जा रहा है या जबरदस्ती एक स्माइल लाई जा रही है, नहीं। इसके अलावा आपका बिहेवियर सॉफ्ट होना चाहिए, ठीक है। आपके अंदर टॉलरेंस होनी चाहिए। आपको अगर कोई भी बुरा भला कह के चला जाता है, मेरे जो सुपरवाइजर थे वो मुझे कहा करते थे, ईमान, हमें कोई बहुत ज्यादा बुरा भला भी कह के चला जाए तो आपने बहुत गुस्सा नहीं हो जाना, आपने कहना अच्छा मेरे तो घर में ऐसे चलती है, मुझे कोई कुछ कह ही नहीं सकता, ये कौन है, इसने ऐसे कैसे कह दिया। उस टाइम एक बात जरूर माइंड में रखें कि आपके पास दिमाग है, सामने वाले का खराब हुआ है, तभी वो आपसे मिलने आया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो ठीक है और आपको ऐसे बोल रहा है। सो माइंड में रखें कि आपके पास दिमाग है, आपके पास टॉलरेंस बिहेवियर लाजमी होना चाहिए। आपके अंदर जो मेन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वालिटी है वो कौन सी होनी चाहिए, लिसनिंग क्वालिटी, ठीक है। आफ्टर क्लास आपको आउटलाइन शेयर कर दी जाएगी। आपके अंदर कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, लिसनिंग क्वालिटी। हर एक इंसान क्या करता है, अपनी बात बोल के चला जाता है, सामने वाले की नहीं सुनता। और हमें क्या होता है, हमें सिर्फ बोलना आता है, मेरी सुन लो, फलाने की सुन लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन हम सुनते नहीं है। हमारे अंदर वो वाली फीलिंग्स ही नहीं आती कि हमने दूसरे को सुनना भी है। तो मेन कहाँ पे आ गया, आप कहाँ पर है। अगर आप अदर कंट्रीज में जाएं तो बाहर लोग ऐसे ही तीसरे बंदे को पकड़ के ऐसे पैसे देकर कहते हैं कि जी ये इतने डॉलर्स ले लें, आप मुझे सुने। क्यों, वहां पे शेयरिंग नहीं है, वहां कोई किसी से शेयर नहीं कर सकता। वहां अननोन पर्सन को ढूंढा जाता है कि ये मुझे मिल जाए, देन मैं अपना जितना भी फ्रस्ट्रेशन है वो उस पर निकालूं, जितने भी मेरे अंदर फीलिंग्स है वो उस पर निकाल के मैं उसको रिलीज कर दूं। या फिर अल्कोहलिज्म वगैरह, या इधर जाकर अपने आप को थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं, अपने आप को थोड़ा वॉश करते हैं, अपने ब्रेन को, ठीक है। तो हमने क्या करना है, साइकेट्रिक हिस्ट्री को जब हमने स्टार्ट करना है तो उससे पहले के जो रूल्स हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमारे अंदर लिसनिंग पावर लाजमी होनी चाहिए, अच्छे से हम लोगों को सुन सकें, ठीक है। उसके बाद आपने उनका नेम पूछना है, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अच्छा, बाय द वे, आप में से कोई भी स्टूडेंट जो माइक ऑन कर सकता हो, या कोई भी ट्रेनर जो माइक ऑन कर सकता हो, काइंडली वो ही करके मुझे बताएगा, हम नेम क्यों पूछते हैं अपने क्लाइंट का। स्टूडेंट्स हैंड आउट कर ले प्लीज।
मैम बिकॉज हमने शुरू में लाइक रैपर बिल्ड करनी होती है, तो किसी शख्स को जब हम नाम से पुकारते हैं तो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है कि वो फील करता है कि उसे वैल्यू दी जा रही है। दैट्स गुड। और दूसरा ये कि जब हम क्लाइंट को एक नाम से पुकारते हैं ना तो वो अटेंटिव होके बैठते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच तंजील। मैम ये भी पॉइंट होता है कि क्योंकि जो क्लाइंट हमारे पास आता है तो वो काफ़ी चीज़ों से गो थ्रू कर रहा होता है, उसके दिमाग में काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। तो जब हम उसको एक स्पेसिफिक नेम उसके नेम से बुलाते हैं तो उसको जो अटेंशन होती है वो मतलब फोकस करता है वो कि ये जो पर्सन है वो स्पेसिफिकली आपको बुला रहा है और आपसे बात करना चाहता है, तो वो फिर एक पॉइंट पे उसका फोकस रहता है और वो अच्छे से बता सकता है। थैंक यू सो मच मोमना। मैम उनका रिलीजन पता करने के लिए। अच्छा चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। अब मैं आपको लोगों को बता देती हूँ, ठीक है, क्योंकि ज्यादा टाइम चला जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मेन चीज ये आती है कि हम अपने क्लाइंट से रैपो बिल्ड करते हैं, ठीक है। रैपो बिल्ड करने के लिए हम उसका नेम पूछते हैं, और नेम एक ऐसी चीज है जिसमें कह लें कि एक ऐसा मैजिक है। जब भी आपको किसी भी इंसान कोई भी आपको नेम से आके बुलाता है तो आप प्रॉपर अटेंशन पे करते हो उसको। अगर आप किसी भी ग्रुप में बैठे हैं तो आपको रिकॉल किया जाए आपका नेम, तो आप फौरन से मुड़कर देखेंगे, ओके मी, ओके ओके ओके, अच्छा जी जी बताइएगा क्या काम था। ये तो नॉर्मल पर्सन की है ना। तो सोचिए जिसको कोई भी घर में अटेंशन देता ही नहीं है, जो बाहर फ्रेंड्स में जाता है तो वहां पे उसको वो अटेंशन नहीं मिलती, वो केयर नहीं मिलती, वो कह लें वैल्यू नहीं मिलती, इंपॉर्टेंस उसको नहीं दी जाती। तो फिर उसकी क्या एक फीलिंग्स होंगी जब उसको आप नेम से बुलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो है वो रेहाना शो हो रही है, ठीक है, रेहाना, मिस रेहाना कैसी हैं आप। ऑब्वियसली पूरे 92 93 में जितने भी हमारे पास स्टूडेंट्स हैं 100 के अबव, उतने स्टूडेंट्स में रेहाना ने फौरन से कहीं ना कहीं अट्रैक्शन पे की होगी, उन्होंने प्रॉपर अटेंशन पे की होगी मेरे से, क्योंकि उन्होंने कहा कि इतने स्टूडेंट्स में से मुझे रिकॉल किया गया है। सो दैट्स व्हाई ये होता है एक इम्पैक्ट आपके क्लाइंट पर। सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है, फॉर एग्जाम्पल माई सेल्फ ईमान फातिमा। अब मैं किसी के पास भी जाती हूँ एज अ क्लाइंट, तो वो मुझसे पूछते हैं वेयर व्हाट इज योर नेम। आई सेड माय नेम इज ईमान फातिमा। ओके, एक और नाम आ जाता है, माय नेम इज राधिका, एंड एक और नाम, माय नेम इज जूलिया या जोली। तो क्या लगता है आपको क्या हो सकता है। अब मैंने आपको नेम्स बताए हैं, नेम्स के साथ साथ क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है आपको फौरन से एक माइंड में एक पॉइंट क्लिक हुआ, क्या, रिलीजियंस। आवर रिलीजियंस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब साइकोलॉजी में रिलीजियंस का क्या लेना देना, हमने तो जस्ट नाम पूछना है, रिलीजियंस से हमने क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा पार्ट। वो इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है कि जब भी रिलीजियंस आता है सामने तो हम जोले को सुनते ही हमने माइंड में आया जी शी इज अ क्रिश्चियन, अच्छा जी वो हिंदू है वो क्रिश्चियन है। तो आप उनको ये तो नहीं कहेंगे कि डिप्रेशन है तो सूरह रहमान सुना करें, या फिर 5 वक्त की नमाज पढ़ा करें, 5 वक्त वजू में रहा करें। अब ऐसा भी नहीं है कि जो हिंदू है तो उसको आप कहें कि जी आप जाया करें मंदिर में। ऐसा भी नहीं है कि आप उन जो जूलियट को कहेंगे जी आप जाया करें प्रेयर के लिए, चर्च जाया करें, ऐसा नहीं है। हम उनको क्या एडवाइस देंगे फर्दर कि आप नंगे पांव घास पे चलें, थोड़ा सा फ्रेश फील करें, जैसे ही सनराइज हो आप उसको फील करें, वो रोशनी अपने अंदर लें, महसूस करें। ऐसे ऐसे परफॉर्मेंसेस देंगे ना, ऐसे ऐसे वर्क्स देंगे कि आप ऐसे ऐसे अपने आप को परफॉर्म करें, ऐसे ऐसे एक्टिविटीज को परफॉर्म करें। ऐसा नहीं कहेंगे कि जी आप सूरह रहमान पढ़कर आए, वो कहें भाई हमने तो सूरह रहमान कभी पढ़ी नहीं, कभी सुनी ही नहीं, हमें तो मालूम ही नहीं है, क्योंकि उनका जो एक मजहब है वो हमसे बिलोंग ही नहीं करता, ठीक है। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है एज फैक्टर। अब मैं आप लोगों से कहती हूँ कि फॉर एग्जांपल रेहाना बच्चे आपकी क्या एज है, या इसके अलावा तो सब बच्चों ने हैंड रेज किया हुआ है तो मुझे नाम का नहीं पता चल रहा, ठीक है। तो रेहाना या एक्सेट्रा जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अब मैं आप लोगों की एज पूछूं तो क्या लगता है क्या एज फैक्टर होगा। एज क्यों इम्पोर्टेंट होती है।
अस्सलाम वालेकुम मैम। उससे एक तो हमें ये पता चलेगा कि जो भी बंदे की एज है क्या वो मेंटली उसी स्टेट में है या नहीं। लाइक लेट्स से अगर अ पर्सन इज 25 इयर्स ओल्ड तो उसका थिंकिंग पैटर्न और जो 18 इयर्स ओल्ड का थिंकिंग पैटर्न है वो वुड बी डिफरेंट। तो हम उनको उस तरीके से डील कर सकते हैं, उस तरीके से हम उनको मतलब वो थेरेपी दे सकते हैं। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच नशरा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताती हूँ बच्चे थोड़ा सा लेट हो जाएगा, आप लोग ऐसे कर ले, मुझे टाइप कर दें, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू बच्चा। अच्छा, मेन चीज आ जाती है एज बैकग्राउंड। एज का मेन इम्पोर्टेंट, अगर आप कहीं भी मेडिकल साइट पे जाते हैं, आप कहते हैं जी मुझे नजला बुखार है, किसी भी डॉक्टर के पास गए, आपने कहा मुझे बुखार है बहुत ज्यादा, मेरी तबीयत खराब है, तो वो आपकी एज पूछता है, व्हाट इज योर एज, व्हाट इज योर नेम, जस्ट नाम वो इसलिए पूछ लेगा कि उसने अपनी फहरिस्त में लिखना होगा, ठीक है। सेकंड, एज वो इसलिए पूछेगा कि उसने आपको डील कैसे करना है। अब आप एक टेस्ट यूज करते हैं, ठीक है, बीडीआई टेस्ट, बैक एंजाइटी डिप्रेशन टेस्ट, ठीक है। आप वो टेस्ट यूज करते हैं, सॉरी बैक डिप्रेशन इन्वेंटरी टेस्ट, बीडीआई। तो उसमें आप टेस्ट अप्लाई करने के बाद देखते हैं, अब आपको पता ही नहीं है कि सामने वाले की एज, अब अगर आप देखें ना 15, 16 एंड 17, इन तीनों को एक ही लाइन में बिठा ले तो आपको कोई खास डिफरेंस मालूम नहीं होने वाला, क्योंकि नहीं पता चलता है इतना कि 15 की वाले की एज क्या है, 16 वाले की एज क्या है। तो आप क्या करोगे, जब भी आप देखोगे कि उसकी एज एग्जैक्ट आपको मालूम होगी तो आप क्या करोगे, उसके अकॉर्डिंगली असेसमेंट प्लानिंग करोगे। अब जो टेस्ट होता है बीडीआई वो हम 17 ईयर से अबव के लिए यूज करते हैं, बट 17 ईयर से बिफोर के लिए हम बीडीआई टेस्ट यूज नहीं कर सकते। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने ये वाला टेस्ट यूज करना है, क्योंकि हमारे सामने तो अक्सर वो अगर फीमेल आ गई है, ऑब्वियसली मैं फीमेल को टारगेट नहीं करती, फीमेल्स में ये थोड़ा सा होता है कि एज का प्रॉब्लम आता है कि वो एज ना क्लियर नहीं बताती अपनी, ठीक है। इनोसेंट बच्चे काइंडली अपना माइक ऑफ कर लें, नॉइस क्रिएट हो रहा है, थैंक यू सो मच बच्चा। अच्छा, मेन चीज आ जाती है क्या, बीडीआई टेस्ट। तो बीडीआई टेस्ट हमने 17 ईयर से अबव पे यूज करना है, 17 ईयर से बिफोर पे हम सीडीआरएस टेस्ट यूज करते हैं, ठीक है। सीडीआरएस चिल्ड्रंस डिप्रेशन स्केल आता है, रेटिंग स्केल, ठीक है, सीडीआरएस। उसके अकॉर्डिंगली काइंडली बच्चे आप लोग जो भी क्वेश्चंस कर रहे हैं, मैं आपको टाइम अभी थोड़ी देर में ही देने वाली हूँ, उसमें आपके जितने क्वेश्चंस होंगे आप लोग माइक ऑन करके क्वेश्चंस पूछ लीजिएगा, ठीक है। मैं सारे आप लोगों को क्लियर करूंगी, काइंडली अभी लेक्चर्स को थोड़ा कंटिन्यू होने दें, ठीक है। मेन चीज आ जाती है एज। एज फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट होता है, वो इसलिए क्योंकि हम उसके अकॉर्डिंगली टेस्ट की प्लानिंग करते हैं, असेसमेंट करते हैं, ठीक है। सेकंड आ जाता है ऑक्यूपेशन। अब ऑक्यूपेशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है, आप जो भी काम करें, मुझे साइकोलॉजी में क्या लेना देना, मुझे तो बस ये चाहिए कि आप इसके अकॉर्डिंगली मुझे बता दें कि मुझे ये मसला आ रहा है, इसके अकॉर्डिंगली आप मेरा सॉल्व आउट करें, दैट्स इट, इट्स इनफ फॉर मी। बट नहीं, हमें तो रूट कॉजेस को भी जानना है ना, हमें तमाम रूट कॉजेस को जानने के लिए क्या होता है कि हर तरह का क्वेश्चन करना है। आप लोगों में से काफी स्टूडेंट्स ने इंटर्नशिप की होगी, ठीक है, आप लोगों ने काफी स्टूडेंट ने प्रैक्टिस बेस्ड वर्क किया होगा, एक्सपीरियंस किया होगा, लेकिन मुझे जहां तक लगता है, जहां तक मैंने अपने क्लाइंट्स सॉरी स्टूडेंट्स को पढ़ाया है माशाल्लाह से, मैं ये सारी चीजें एक्सपीरियंस के तौर पे आज आप लोगों को आरपीसी के प्लेटफॉर्म से फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही हूँ। अदरवाइज ये जो प्रैक्टिस होती है ये बेसिकली पेड है, और इसको मैंने माशाल्लाह से बहुत सारे बैचेस कंप्लीट किए हैं, ठीक है। तो ऑक्यूपेशन जो है, बैक टू द टॉपिक, ऑक्यूपेशन भी हमारी पर्सनैलिटी पे, हमारे मेंटल स्टेट पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है, ठीक है। ऑक्यूपेशन में आप क्या वर्क करते हैं, कौन सा वर्क आप करते हैं, कोई वर्क ऐसा करते हूँ फॉर एग्जाम्पल आपने, हाँ खास तौर पे अगर मैं फीमेल्स की बात करूँ तो फीमेल्स आज एमफिल के टाइम पर भी एमफिल किया हुआ है, लेकिन वो ऑनलाइन वर्क कर रही हैं। अब ऑनलाइन वर्क्स क्या कर रही हैं, वो कपड़े सेल कर रही हैं, ठीक है, जूते सेल कर रही हैं, कॉस्मेटिक सेल कर रही हैं, हालांकि उनकी जो डिग्री क्या है, एमफिल है, लेकिन कोई काम नहीं है ना पाकिस्तान में, काम में, जॉब्स में, इसमें बहुत ज्यादा पाकिस्तान जो है वो पीछे है। अब आप उसकी मेंटल स्टेट चेक कीजिएगा,
जो कि एक स्टूडेंट जिसने एमफिल किया हुआ है, वो पार्ट टाइम में, या फिर उसने एमएससी की हुई है, बीएससी की हुई है, और वो पार्ट टाइम ये जॉब कर रहा है कि वो अपने स्टेटस अपडेट कर रहा है विद सूट्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन आप खुद सोचें कि उसकी मेंटल हेल्थ कैसी होगी, जो कि एक मैट्रिक वाला, जिसने मैट्रिक भी पास नहीं किया, शायद कोई घरेलू लड़की उठी है, उसने ये काम स्टार्ट किया है, वो उसको डांट रही है कि देखो तुमने ये अभी तक भेजा नहीं, ये इतने सूट थे तुमने अभी तक डिलीवर नहीं किए, या ये तुमने सेल आउट नहीं किए, देखो इस बार तुम्हारी सैलरी कट आउट हो जाएगी। अब वो बच्ची जो है, जो भी उसको कमांड दे रही है, ऑर्डर कर रही है, वो घर की फीमेल है, ठीक है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। Okay, back to the topic. फर्स्ट ऑफ ऑल, हम ऑक्यूपेशन इसलिए भी अपने क्लाइंट का पूछते हैं कि जहां पर वो जॉब कर रहा है या जो भी उसका ऑक्यूपेशन है, क्या वो उसके मेंटल हेल्थ के अकॉर्डिंगली है, क्या वो उसके कह लें कि डिग्री के अकॉर्डिंगली है। आजकल आप देखें, एमबीए लोगों ने किया होता है लेकिन वो बैंक में जॉब ही नहीं कर पा रहे होते। कहीं ना कहीं वो अगर अंदर चले भी जाए बैंक में, तो वो क्या कर रहे होते हैं, या तो कोई छोटी मोटी पोस्ट पे बैठे होते हैं, क्योंकि जॉब्स नहीं है ना, सीट्स अवेलेबल ही नहीं है। एमबीए किया हुआ है तो कोई बात नहीं, उससे बड़े वाले ने आके, सीए वाले ने आके आपकी जॉब को ले लिया, या आपकी जो कि 3-4 लोगों के नाम थे जिसमें से सीए वाले को वो जॉब मिल गई, ठीक है। लेकिन जो जिसने एमबीए किया, जिसने एक माइंड सेट किया हुआ था कि मैंने ये जॉब करनी है, इसकी इतनी सैलरी होगी, ये होगा वो होगा, लेकिन उनको खासतौर पे बॉयज को बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट का फेस करना पड़ता है, एक एरा, ठीक है। अब वो बेचारे घर भी नहीं बैठ सकते, घर की जिम्मेदारियां भी होती हैं, वो छोटा मोटा काम ही ढूंढ लेते हैं, चलो कोई भी मिल जाए, करना तो है ना, ताकि घर वाले ये तो ना कहें कि हम फ्री हैं। या फिर अपनी भी एक कह लें कि बहुत सारी चीजें होती हैं या जरूरियात होती है जिनको फिलफिल करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए वो चाहे कोई छोटा मोटा उन्हें काम मिल जाए, उन्होंने करना है। लेकिन अब आप ये देखें, थोड़ा सा साइकोलॉजी को टच करें। अब बताएं कि जो एक इंसान मेंटली तौर पे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, उसने इतनी स्टडी की, इतना पैसा किया, और वो अपनी सीवी को सेल लगा के बैठा हुआ है कि ये भी ले लो, आप भी ले लो, आप भी ले लो, आप भी ले लो। क्यों? क्योंकि जी जॉब्स नहीं मिल रही, कहीं तो मिलेगी, कहीं तो लग जाएगी। लेकिन कहीं ना लगने के बजाय आप अक्सर टिकटॉक पर देखते होंगे, बहुत सारी जगहों पे देखा, इन्होंने एमबीए किया था, अब ये चिप्स के वो कर रहे हैं, ठीक है, चिप्स का बिजनेस कर रहे हैं। इन दो भाइयों ने एमबीए किए हुए थे या कुछ भी किया हुआ था, अब ये क्या कर रहे हैं, मोमोज का ठेला लगाया हुआ है। लेकिन चाहे अच्छी अर्निंग हो या कम हो, लेकिन उनकी मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती है। वहीं से एंजाइटी, डिप्रेशन जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है लाइफ में। तो ये बात को जरूर माइंड में रखिएगा कि हर एक पॉइंट हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। हर पॉइंट को हमने जरूर अपने क्लाइंट से पूछना है, कंफर्म करना है कि ये इश्यूज तो नहीं है उसको, क्योंकि हमने रूट कॉजेज को टच आउट करना है।